हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए फार्मासिस्ट की फील्ड में। तो आप सभी लोगों के लिए एक वैकेंसी आई है CRPF, सेंट्रल रिजर्व फोर्स। जी हाँ, CRPF के अंदर आप लोगों की वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट की, और ये वैकेंसी आपकी प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और ये अभी फ़िलहाल आप जब तक आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक के लिए रहेगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, जिसको कि आप टेम्परेरी बोल सकते हैं। उसके बाद आपको ये परमानेंट 100% कर दिया जाता है। तो आइए आज हम जानेंगे कौन कौन सी डेट्स आपकी दी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो इस जॉब में जो ऑनलाइन डेट ऑफ एप्लीकेशन है, कब से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो है आपका 20 जुलाई 2020। जी हाँ, 20/7/2020 से आप अपना डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये फॉर्म आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और दिए गए पते पर आपको ये भेजना है। तो ये चीज़ क्लियर होगी सबसे पहली। दूसरी चीज़, अगर लास्ट डेट की हम बात करते हैं तो लास्ट डेट है आपकी 31/8/2020। जी हाँ, 31 अगस्त 2020 आपकी आखिरी डेट है। उससे पहले ही आपको ये फॉर्म वहाँ पहुँचा देना है जो दिया गया पता है। रिटन एग्ज़ाम की डेट भी इन लोगों ने दी हुई है अभी। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिटन एग्ज़ाम है आपका 20/12/2020 को, मतलब 20 दिसंबर 2020 को ये रिटन एग्ज़ाम लेने के पूरे मूड में दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक गवर्नमेंट की जॉब के लिए बहुत दिनों से तैयारी में लगे हुए थे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं। अब इसकी बात करते हैं तो ये देखिए आप लोगों के सामने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। जी हाँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, ये आप लोगों की टोटल जो पोस्ट है वो है आपकी 84 पोस्ट हैं आपकी टोटल फार्मासिस्ट की, जो CRPF ने निकाली है। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानने वाली, कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट इन लोगों ने डिवाइड की हुई है, मतलब किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट अलॉट की हुई है। तो देखिए सबसे पहले अनरिजर्व के लिए 35 पोस्ट, 35 पोस्ट आपकी अनरिजर्व का मतलब है किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जनरल का इसका मतलब ये नहीं है कि 35 आपकी जनरल की हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 35 आपकी अनरिजर्व की हैं। किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट जो अगर उसके जनरल से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो वो इस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर सकता है। 17 पोस्ट हैं आपकी OBC कैटेगरी की, 17 पोस्ट रिजर्व है OBC का, मतलब वहाँ पर केवल OBC के स्टूडेंट अपना फॉर्म सीट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बाकी किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं लिया जाएगा। 14 पोस्ट हैं आपकी SC कैटेगरी के लिए, 10 पोस्ट हैं आपकी ST कैटेगरी के लिए, 8 पोस्ट रिजर्व की हुई हैं EWS, जो नया सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन लागू किया था EWS कैटेगरी के लिए, उसके लिए 8 पोस्ट हैं आपकी। और इस तरीके से जब आप टोटल ऐड करोगे तो ये आपका होता है 84। तो दोस्तों कुल मिलाकर 84 पोस्ट, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। अगर देखा जाए आपको केवल एक पोस्ट लेनी है और 83 आपकी फालतू की पोस्ट है, मतलब आप लोगों को एक पोस्ट चाहिए, उसके लिए आप लोग आज ही से तैयारी में लग जाइए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या लेवल है, कितना पैसा मिलेगा, क्या आपकी सैलरी रहेगी, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। आपका जो लेवल है वो है गाइज लेवल 5। जी हाँ, फार्मासिस्ट में जो आपका लेवल रहेगा वो स्टार्टिंग लेवल है लेवल 5। ये 29,200 से 92,300 आपकी पे विथ है, मतलब ये पे बैंड है आपका 29,200 से 92,300 तक, मतलब 29,200 आपका बेसिक है, बेसिक सैलरी है। इस पर आपका लगेगी अलाउंसेज। अलाउंसेज आपके कौन कौन से लग सकते हैं अलाउंसेज में, जैसे एक आपका लगेगा DA, एक आपका लगेगा TA, एक आपका लगेगा HRA। ये सारे के सारे आपके परसेंटेज में लगते हैं। HRA के बाद जब आप ऐड करेंगे एक वॉशिंग अलाउंस के बाद आपका एक राशन अलाउंस, ठीक है। तो जब टोटल आप लोग इनको ऐड करेंगे तो कुल मिला के आपका पहुंच जाएगा सैलरी, लगभग स्टार्टिंग सैलरी जो आपके हाथ में है वो 40,000 से ऊपर ही आनी है। ये चीज़ आप गिरी से गिरी हालत में समझ लीजिए। तो आपको भी पता है फार्मासिस्ट की फील्ड में, फार्मेसी की फील्ड में 40,000 रुपये इन हैंड सैलरी एक अच्छी सैलरी में काउंट की जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब वही है बार बार कि आप आज ही से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। एक डाउट था बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि सर हम लोग मैथ वाले हैं, क्या हम लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि CGSS में आप लोगों ने देखा होगा जनरली मैथ्स के स्टूडेंट जो 12th में होते हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इन लोगों ने क्लियर लिखा हुआ है कि 12th क्लास का पास आउट होना चाहिए। ये मैटर नहीं कर रहा कि वो मैथ्स का या बायोलॉजी का है ना, क्लियर उन्होंने दे रखा है। मतलब आप चाहे मैथ के हैं चाहे बायोलॉजी का, बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा 2 साल का आपका मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप D फार्मा हैं और आपके पास PCI का रजिस्टर
रजिस्ट्रेशन है किसी भी स्टेट का चलेगा, चाहे आप यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट का हो, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो आज ही आप इस फॉर्म को भर दीजिए अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपनी लगती है कि आप इसके अंदर आते हैं। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका एज फैक्टर। जी हाँ, अगर आपकी एज जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की 25 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 25 साल से ज़्यादा उम्र है और अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते। ये एक ड्रॉबैक है। एज लिमिट उन्होंने रखी है 25 साल, लेकिन ये जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी यहाँ पर 28 साल तक फॉर्म भर सकता है और 30 साल तक भर सकता है आपका एससी और एसटी का स्टूडेंट। तो गाइज ये आपकी एज लिमिट है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन समझेंगे अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 5 साल का हर एक एज ग्रुप के हिसाब से आपका रिलैक्सेशन है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 25 की बजाय 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इन्होंने एज लिमिट दी हुई है गाइज। तो ये हुआ आप लोगों का कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके तहत आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो गाइज ये हुआ आपका एज क्राइटेरिया। तो अगर आपको लगता है कि आपके एज के अंतर्गत आता है तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर दीजिए। इसके बाद अब हम आपको ये बताएंगे कि इसमें क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो आपको पास आउट करनी पड़ेंगी। तो गाइज देखिए, यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्राइटेरिया है आपका, पहला क्राइटेरिया है आप लोगों का पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। समझेंगे, सबसे पहला आप लोगों का अगर यहाँ पर कुछ होगा तो वो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब ये है कि आपका कौन कौन से टेस्ट हैं जो फार्मासिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा ASI फार्मासिस्ट। ये देखिए ASI फार्मासिस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, सबसे पहले आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 टेस्ट दिए हुए हैं। जी हाँ, 2 टेस्ट हैं। एक है आपका हाइट मेजरमेंट और दूसरा है आप लोगों का चेस्ट मेजरमेंट। एक है आपका हाइट मेजरमेंट और दूसरा है आपका चेस्ट मेजरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, जनरल, SC, ST, OBC किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में कोई भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। समझ लीजिए, अगर आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको कोई भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। क्या उनका क्राइटेरिया है, थोड़ा क्राइटेरिया समझते हैं। अगर आपकी हाइट के बारे में बात करेंगे और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, तो मेल कैंडिडेट के केस में आप लोगों की हाइट होगी 170 सेंटीमीटर। कम से कम इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपकी हाइट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 157 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इस चीज़ को समझेंगे, मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा उसकी हाइट होनी चाहिए। तो गाइज ये हुई हाइट की बात। जब हम बात करते हैं दूसरी चेस्ट की, तो मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट का साइज दिया हुआ है एटलीस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। मतलब जो आपकी छाती है, जो आपकी चेस्ट है, वो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल साइज होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, एक्सपेंशन के बाद आपका चेस्ट का साइज बढ़ना चाहिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट एक्सपेंशन या चेस्ट का कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ। तो गाइज ये आपका, जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप लोगों का, इसके बाद फिर ये मैं आपको जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, SC, ST, OBC सबका हाइट और चेस्ट सबका कॉमन रहेगा। अगर आप लोग इस कंडीशन को मतलब ठीक, आप इस कंडीशन को पास कर लेते हैं, फिर आप लोगों का इसके बाद होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जी हाँ, इस पहला टेस्ट आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया, दूसरा होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या बोलते हैं कि सबसे पहला मेल्स की बात करते हैं। मेल्स में सबसे पहले होगी आपकी रेस। आपका 1 मील की रेस, 1 माइल का मतलब हो गया 1.6 किलोमीटर। कितना हो गया? 1.6 किलोमीटर। आपका 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी है 7.5 मिनट में। ये आपका पहला टेस्ट होगा फिजिकल एफिशिएंसी का, आपकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है उसके लिए। लॉन्ग जंप की बात करें तो 10 फीट आपको लॉन्ग जंप, दौड़ते हुए 10 फीट आपको छलांग लगानी है और उसके लिए आपको 3 मौके मिलेंगे। जी हाँ, कितने मौके मिलेंगे? 3 मौके मिलेंगे आपको 10 फीट की छलांग लगाने के लिए। ठीक है, लिखा हुआ है। और हाई जंप,
ठीक है। जो ऊंची छलांग जो होती है, ऊंची कूद जो होती है, उसके लिए आपको 3 फीट की ऊंची कूद के लिए भी 3 चांस मिलेंगे। तो गाइज मेल के लिए 3 यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। पहला हो गया रेस का, दूसरा हो गया लॉन्ग जंप और तीसरा हो गया कौन सा, हाई जंप का। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो 800 मीटर रेस उनकी, एक 1.6 किलोमीटर की जगह 800 मीटर है, मतलब लगभग आधी रेस है फीमेल की। मेल्स को जितना भागना है उसका आधा केवल फीमेल्स को भागना है, और उसके लिए उनको जो टाइम दिया जा रहा है वो 1.5 मिनट कम समय दिया जा रहा है, मतलब 6 मिनट के अंदर उनको 800 मीटर की दौड़ लगानी है। जो लॉन्ग जंप मेल्स के लिए 10 फीट की थी, फीमेल्स के लिए वो 6 फीट की है। उसके लिए उनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। 6 फीट उनको लंबी छलांग लगानी है। और ऊंची छलांग की अगर बात करें, ऊंची कूद की बात करें, तो फीमेल्स को 2.5 फीट की ऊंची कूद लगानी है, जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। तो गाइज अगर आप लोग इस वैकेंसी में भर्ती होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी आपकी लॉन्ग जंप की, आपकी हाई जंप की और आपकी रेस की। आपको आज ही से आप लोग दौड़ लगाना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप लोग इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिटन बाद में होगा। पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट देखी जाएगी, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपके ये तीनों पैरामीटर देखे जाएंगे। अगर आप इनको में से किसी में भी फेल हो जाते हैं तो आपको पहले ही निकाल दिया जाएगा। इसके बाद फिर आप लोगों का तीसरे नंबर पर देखा जाएगा जो कि आपका ऑनलाइन जो आपका है आपका रिटन एग्जामिनेशन। जी हाँ, इसके बाद आप लोगों का होना है रिटन एग्जामिनेशन। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं कि जो मैं आपको बता रहा था किस एड्रेस पे आपको भेजना है, तो देखिए कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट रीच द DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, विलेज बेंगरसिया, ताल्लुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, MP 462045। मतलब ये पता आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है और इसको आज जल्दी से जल्दी इसको आपको स्पीड पोस्ट द्वारा भेज देना है। एप्लीकेशन डेट की जो लास्ट है वो आपकी 31/8/2020 है। उसके बाद अगर आपका ये पहुंचता है पोस्ट तो आप लोगों को इसके लिए एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आप लोगों को भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा, आपके पास एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो दोस्तों क्योंकि कोविड चल रहा है, पोस्ट ऑलरेडी लेट चल रही हैं, का स्पीड पोस्ट भी अगर आप भेजते हैं तो जो पोस्ट पहले 3 दिन में पहुंचती थी वो पोस्ट आज के समय में 7 से 8 दिन में पहुंच रही है। तो अगर आप किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं तो 2 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी करिए इस वाले फॉर्म को भर के भेजने के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि कौन रिक्रूटिंग प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ क्लियर दिया हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 1। मतलब जो स्टेज 1 का मतलब हो गया PST और PET। स्टेज 1 में आपके 2 टेस्ट हो रहे हैं, पहला फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसके बाद फिर आपका PET भी होगा। अगर आप ये दोनों को पास आउट कर लेते हैं इसका मतलब दोस्तों आप लोगों ने स्टेज 1 पास कर लिया है। तो जब स्टेज 1 पास कर लिया है तो उसके बाद जो स्टूडेंट इसको पास कर लेंगे उन लोगों को एडमिट कार्ड उसके बाद उन लोगों को एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा स्टेज 2 के लिए। पहले देखिए, पहले आप लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भेजेंगे, 31 तारीख से पहले फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। जब आपके वो डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, आपके वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा हो रहा है एज वगैरह का, तो उसके बाद फिर वो आप लोगों को एडमिट कार्ड भेजेंगे स्टेज 1 के लिए। समझ में आया? स्टेज 1 में PST PET होगा, आप लोगों के फिजिकल वैलिड दोनों टेस्ट होंगे, और जब आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप लोगों को वो लोग एलिजिबल करेंगे स्टेज 2 के लिए, ठीक है। तो देखिए स्टेज 2 में क्या है कि PST एंड PET क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। उन बच्चों को सभी को रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा जो PST और PET एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, मतलब कि जो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। अब समझते हैं स्टेज 2 में क्या है। स्टेज 2 में गाइज आपका है रिटन एग्जामिनेशन। स्टेज 2 में रिटन एग्जामिनेशन में एक पेपर होगा, केवल कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पर कोई भी इन्होंने निगेटिव मार्किंग का पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो पॉसिबल है कि शायद आपका निगेटिव मार्किंग ना हो। अब वो 100 नंबर का पेपर कैसे डिवाइड किया है ये आइए समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया है 2 पार्ट में। पहला पार्ट ए जो 50 नंबर का है, इसमें आपके 10 नंबर के 2 सेक्शन है। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो 10 नंबर का है, दूसरा जनरल अवेयरनेस जो कि 10 नंबर का है। कितना हो गया 10 और 10 20 नंबर। 15 नंबर का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, मतलब हो गया 35 नंबर। और 15 नंबर का आपका कॉम्प्रीहेंशन है जो हो गया मतलब 50 नंबर। तो ऐसे आपके 50 नंबर डिवाइड हो गए। कॉम्प्रीहेंशन में या तो आप हिंदी चूज़ करिए या फिर आप इंग्लिश चूज़ करिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों का ये 50 नंबर का पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया, 100 नंबर का पेपर होगा जिनमें से 50 नंबर का हो गया आपका पार्ट ए,
क्लियर हुआ? आपको ये बहुत अच्छा मौका है कि आप पार्ट ए में मार्क्स को स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। जो भी आपका स्टैंडर्ड रहेगा वो हाई स्कूल और इंटर मतलब 10th और 12th लेवल का ही रहेगा, उससे ज़्यादा का आपका पार्ट ए का लेवल नहीं रहेगा। जब पार्ट बी की बात करते हैं जो वो भी 50 मार्क्स का है, तो 50 और 50 मिला के 100 नंबर हो जाते हैं गाइज। तो ये आपका इसमें 50 क्वेश्चन होंगे आपके फार्मेसी के, जो कि आपका फार्मेसी का सिलेबस है, वो 50 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट समझने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पर इन्होंने एक नया पॉइंट रख दिया है कि वो स्टूडेंट जिनके अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो उन लोगों को कम से कम 100 में से 50 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर वो 50 नंबर लाएंगे तो ही वो आगे बढ़ाए जाएंगे, अन्यथा उनको वहीं पर फिल्टर करके बाहर कर दिया जाएगा। SC ST OBC कैंडिडेट को रिटन टेस्ट में कम से कम बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का 50 नंबर पर क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ये है कि कम से कम इतना चाहिए, तब आपको आगे बढ़ाया जाएगा, तब आपको माना जाएगा कि नहीं अब आप लोग अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई हैं। तो गाइज़ वो यहाँ पर क्या है, 45 नंबर SC ST OBC के लिए और 50 नंबर है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये हो गया आपका इस रिटन एग्ज़ाम का, कि रिटन एग्ज़ाम में इतना मार्क्स आपको लेके आना है। जब आप इतना मार्क्स लेके आ जाते हो, 100 नंबर में से आप मिनिमम क्वालिफाई कर लेते हो, फिर गाइज़ आप लोगों को आगे भेजा जाएगा। अगला पॉइंट इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा और MCQs टाइप के क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वही आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आता है आपका लास्ट स्टेज से सेकंड लास्ट स्टेज, जिसको बोलते हैं स्टेज नंबर 3। समझ में आ रहा है? पहला स्टेज फिर से बताता हूँ, पहला स्टेज PST और PET हो गया, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपका चेस्ट और हाइट देखी गई थी, और PET टेस्ट जिसमें आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग देखी गई थी। जब इसको क्वालिफाई कर लेंगे फिर आएंगे स्टेज 2 पर। स्टेज 2 आपका रिटन टेस्ट था, 50 नंबर का नॉन टेक और 50 नंबर का टेक्निकल था। मिनिमम आपको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 50 नंबर लाना अनिवार्य है। स्टेज 3 है आपकी ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या है, ये एक नया टेस्ट है, इन्होंने इस बार स्टार्ट किया है। इसमें देखिए इन्होंने क्या बोला है कि 20 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का है 20 नंबर का। ये 20 नंबर में क्या दिया हुआ है गाइज कि प्रैक्टिकल टेस्ट इन कंसर्न्ड ट्रेंड इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। फार्मेसी में कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसका आपको 10 मार्क्स दिया गया है, ठीक है। आपका पूरा प्रैक्टिकली पूछा जाएगा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है फार्मेसी में, है ना, आप डिस्पेंसिंग के टाइम पे क्या यूज़ करते हैं, ये कौन रेफ्रिजरेटर का क्या टेम्परेचर है, मतलब ये सारी की सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसका आपका 10 मार्क्स है। टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए 10 मार्क्स और प्रैक्टिकल क्या थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए 5 मार्क्स। तो ये हो गया आपका 15 नंबर। अब बचे आपके 5 नंबर। तो 5 नंबर आपका है आप पूरा किसका, एक्सपीरियंस का। अगर आपका 0 ईयर एक्सपीरियंस है आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा 5 में से। 1 साल का है तो आपको 1 नंबर, 2 साल का है तो 2 नंबर, 3 साल का है तो 3 नंबर, 4 साल का है 4 नंबर, 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको रिस्पेक्टिव ट्रेड में फार्मासिस्ट का, तो फिर आपको 5 नंबर यहाँ प्रदान कर दिए जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बोला इन्होंने कि इन 20 नंबर में से अनरिजर्व कैटेगरी को कम से कम 10 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 10 नंबर नहीं लाते हैं तो फिर आपको यहाँ से फिर वापस लौटना पड़ सकता है अपने घर की तरफ। तो गाइज़ ये हो गया आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, आप कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे। तो गाइज़ जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका स्टेज 5 और आखिरी स्टेज जो है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ, आप लोगों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा जब आप लोग स्टेज 3 को कंप्लीट कर लेंगे, और मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि वेदर यू आर फिट और यू आर अनफिट, ठीक है। मेडिकल रिक्रूटमेंट में जनरली क्या क्या देखते हैं, तो वो सारी के सारी पॉइंट्स PDF में दिए हुए हैं, जो कि मैं आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF का लिंक आपको भेज दूंगा। तो गाइज ये हुआ आप लोगों का पूरा ये एपिलेप्सी, निस्टेगोमस, ठीक है, वेल्गस और हैंड ऑफ फिट्स में पॉलीडेक्टाइल, इस तरीके से सारे के सारे गायनेकोमेस्टिया, इस तरीके की कोई भी अगर आप हिस्ट्री है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। विजुअल आपके स्टैंडर्ड दे रखे हैं कि कितना कितना विजुअल होना चाहिए, तो ये आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आएंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड्स में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से गाइज लास्ट में बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो ऊपर के कैंडिडेट्स हैं अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन पॉलिसी, आप सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा।
तो गाइज़ इस तरीके से बहुत अच्छी आपकी वैकेंसी निकली है। अगर आपको इंतज़ार था गवर्नमेंट पोस्ट का तो तुरंत इस फॉर्म को भर दीजिए। भरने में करना क्या है कि ये जो PDF में दिया हुआ है आखिरी में, इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। यहाँ आपको अपनी पूरी डिटेल्स भरनी है, पूरी आपकी क्वालिफिकेशन भरनी है, उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, डिक्लेरेशन फॉर्म एक भरना है, एक आपका ये सर्टिफिकेट आपको देना है, इसके बाद आपको एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट देना है, इसके बाद अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपका इस फॉर्म पे भरा जाएगा अपेंडिक्स B का। और ये अपेंडिक्स C है जो आपका OBC कैटेगरी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, ठीक है। तो गाइज़ ये पूरे के पूरे फॉर्म्स हैं जो आपको उस अटैचमेंट के साथ भेजने हैं ऑफलाइन, ठीक है। आपको 31 तारीख से पहले मैंने भोपाल वाला जो एड्रेस बताया था उस पर भेजना है। और बाकी ये जो आपकी PDF है, इसकी लिंक मैं आप लोगों को YouTube के सेक्शन में नीचे डाल दूंगा, ठीक है। तो गाइज़ ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आप लोग बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिनको गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है, जिनको अभी तक नहीं पता कि CRPF की वैकेंसी आ चुकी है। तो हम सभी को इसमें सेलेक्ट होना है। तो धन्यवाद और जुड़ेंगे आप लोग फार्मासेपियंस के साथ। थैंक यू।